हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षाओं में हमने हिंदी व्याकरण से संबंधित अध्यायों को पढ़ा है। अब बात करते हैं आज से आपका पाठ 8, पाठ्य वस्तु का मौन वाचन करते हुए उसमें निहित विचारों, भावों एवं तथ्यों को समझाना। किस प्रकार से बच्चों को समझना है। तो सबसे पहले देखते हैं वाचन क्रिया किसे कहते हैं, वाचन किसे कहते हैं। परिभाषा है वह प्रक्रिया जो हमारे मुख से विभिन्न भाषिक ध्वनियों के समूह के रूप में निकलती है। बच्चे सार्थक और निरर्थक शब्दों का उच्चारण करते हुए धीरे धीरे बोलने की स्थिति में पहुंचते हैं। विद्यालय में जब बच्चा प्रवेश लेता है तो उसे अपना नाम व पिता का नाम, घर का नाम, पता आदि बोलना सिखा दिया जाता है। धीरे धीरे पुस्तकों के अवलोकन और शिक्षण द्वारा बच्चे शुद्ध बोलना, समझना और लिखना सीखते हैं। कहने का अर्थ है किसी भी भाषा में अंकित वाक्यों को शुद्ध और सही ढंग से बोलकर पढ़ना ही मौन वाचन है। देखिए वाचन क्या है। वाचन वह प्रक्रिया है जो विभिन्न भाषिक ध्वनियों के समूह के रूप में हमारे मुंह से निकलती है। हम जो विभिन्न भाषाओं में, चाहे जिस भाषा में बात कर रहे हों, जो कुछ भी बोलते हैं वह वाचन कहलाता है। बोलकर भी हम जो भी अपनी अभिव्यक्ति देते हैं वह क्या होता है, वो वाचन होता है। फिर वाचन के भेद। तो वाचन के दो प्रकार के भेद होते हैं, मौन वाचन और सस्वर वाचन। अब सस्वर वाचन को देखना है तो किसी भी भाषा में अंकित वाक्यों को शुद्ध और सही ढंग से बोल कर पढ़ना ही सस्वर वाचन होता है। यहाँ मौन वाचन गलत लिख दिया है, यहाँ सस्वर वाचन होना चाहिए। किसी भी भाषा में अंकित वाक्यों को शुद्ध और सही ढंग से बोल कर पढ़ना ही सस्वर वाचन है। वाचन के प्रकार। तो वाचन के दो प्रकार होते हैं जैसा हमने अभी बताया, सस्वर वाचन और मौन वाचन। सस्वर वाचन में गद्य व पद्य के अंशों को उचित आरोह अवरोह के साथ उच्चारण किया जाता है, और मौन वाचन में बिना उच्चारण के गद्य व पद्य को पढ़कर उसके विचार तत्व को ग्रहण किया जाता है। ठीक है, सस्वर और मौन वाचन स्पष्ट हो रहा है। कहानी, उपन्यास, समाचार पत्र आदि मौन वाचन द्वारा पढ़े जाते हैं। वाचन की पृष्ठभूमि पर ही मौन वाचन की सफलता निर्भर करती है। कहने का अर्थ ये है, जब कोई सस्वर वाचन में पारंगत हो जाता है, तब वह मौन वाचन का अभ्यास करता है और फिर वो मौन वाचन करना प्रारंभ करता है। वाचन की कुशलता से ही हमें वार्तालाप या संभाषण का ढंग आता है। दूसरे के वाचन को सुनकर बच्चे अनुकरण द्वारा वाचन कला में प्रवीण होते हैं। इसलिए कक्षा शिक्षण में सस्वर वाचन एवं मौन वाचन की दक्षता बच्चों में विकसित करना अत्यंत आवश्यक है। अब सस्वर वाचन के प्रकार। तो सस्वर वाचन दो प्रकार से होता है, शिक्षक द्वारा आदर्श वाचन, विद्यार्थियों द्वारा अनुकरण वाचन। वाचन में बालक अनेक अशुद्धियां करते हैं। वर्णों, शब्दों तथा वाक्यों का शुद्ध उच्चारण स्वयं करके उनका अनुकरण वाचन कक्षा के विद्यार्थियों से करा लेना चाहिए। कहने का अर्थ ये है कि शिक्षक को चाहिए कि प्रारंभ में बच्चे क्या करते हैं, सस्वर वाचन में अनेक प्रकार की वर्णों, शब्दों तथा वाक्यों को अशुद्ध उच्चरित करते हैं। इसलिए अध्यापक को चाहिए कि पहले वह स्वयं वाचन कर ले, उसके बाद फिर विद्यार्थियों से वाचन करवाना चाहिए। आदर्श पाठ में ध्वनि का आरोह अवरोह, शुद्ध उच्चारण, भावाभिव्यक्ति एवं उपयुक्त शारीरिक संकेतों का ध्यान रखकर अध्यापक को वाचन करना चाहिए। आदर्श पाठ में क्या होता है, अध्यापक को चाहिए कि जहाँ आरोह है, जहाँ तेज बोलना है, अवरोह है, थोड़ा धीमा बोलना है, शुद्ध उच्चारण करते हुए भावाभिव्यक्ति, जिस प्रकार की रचना है उस प्रकार की भावों की अभिव्यक्ति और शारीरिक संकेत भी देते हुए वाचन करना चाहिए, क्योंकि वाचन पर ही पाठ की सफलता निर्भर करती है। जैसे हम कोई वीर रस से संबंधित कविता पढ़ें तो उस प्रकार का भाव हो, वाणी में ओज होना चाहिए। कोई माधुर्य रस से संबंधित कविता है, उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी ले आई मुंह धो लो, प्राथमिक स्तर पर है ये कविता। बीती रात कमल दल फूल ले, इस तरह की जो कविता है तो उसको सामान्य
उच्चारण के साथ पढ़ना, सामान्य आवाज में पढ़ना। किंतु यही खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, इसको जब आप वाचन करवाइए तो ये वीर रस से संबंधित कविता है, तो इसको तीव्र स्वर में बोलना पड़ेगा, वैसे हाव भाव आपको दिखाना पड़ेगा। तो ये सबसे अधिक आवश्यक है कि अध्यापक जिस प्रकार की रचना का पाठन कर रहा, वाचन कर रहा है, उसी प्रकार के उसकी भावाभिव्यक्ति होनी चाहिए और शारीरिक संकेत भी उसी प्रकार के होने चाहिए। सस्वर वाचन से ही काव्य का आनंद उठाया जा सकता है, लेकिन प्रभावशाली सस्वर वाचन तभी कहा जा सकता है जबकि वाचन में निर्णय की कुशलता, उच्चारण की शुद्धता तथा भाव की स्पष्टता हो। आदर्श वाचन के बाद आता है मौन वाचन। तो अभी ऊपर हमने पढ़ा कि सस्वर वाचन किस प्रकार से होना चाहिए, सस्वर वाचन क्या है और सस्वर वाचन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सस्वर वाचन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सस्वर वाचन करते समय अध्यापक को चाहिए कि वह पहले आदर्श वाचन करे, स्वयं उच्चारण करे, रचना के अनुसार भावाभिव्यक्ति दे और रचना के अनुसार ही वह शारीरिक संकेतों का भी प्रयोग करे और उसी हिसाब से उचित आरोह अवरोह का प्रयोग करते हुए शुद्ध उच्चारण के द्वारा वाचन करना चाहिए। अब आइए देखते हैं मौन वाचन क्या है। तो मौन वाचन लिखित सामग्री को मन ही मन चुपचाप बिना आवाज निकाले पढ़ना मौन वाचन कहलाता है। कोई भी किसी भी रचना को मन ही मन चुपचाप बिना कोई आवाज किए हुए पढ़ना मौन वाचन कहलाता है। मौन वाचन में ओठ नहीं हिलता। जड़ महोदय ने कहा है कि जब बालक पैरों से चलना सीख जाता है तो घुटनों के बल खिसकना छोड़ देता है। इसी प्रकार भाषा के क्षेत्र में जब बालक मौन वाचन की कुशलता प्राप्त कर लेता है तो सस्वर वाचन का अधिक प्रयोग छोड़ देता है। जैसे कि अब आप लोग हैं, आप लोग पढ़ने में क्या जोर जोर से पढ़ते, याद होगा आप लोगों को भी, जब आप छोटे थे, प्राथमिक स्तर पर थे, तब आपको कोई चीज़ याद करने के लिए दिया जाता, आप जोर जोर से पढ़ते थे। आप पढ़ते थे कुछ भी, हम दिशाएं कितनी हैं, दिशाएं कितनी हैं, ऐसे 4-5 बार जोर जोर से पढ़ते थे। ट्रांसलेशन में टेंस पढ़ते थे, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, फिर काइंड्स ऑफ टेंस, इस प्रकार से आप जोर जोर से पढ़ते। लेकिन अब क्या स्थिति वही है, वो नहीं रही स्थिति। अब आप उच्च कक्षाओं में आ गए तो उच्च कक्षाओं में क्या होता है कि हम लोग फिर मौन वाचन करते हैं, चुपचाप बैठ गए, किताब खोल ली और पढ़ना शुरू कर दिया। तो इसी प्रकार जड़ महोदय भी कहते हैं कि जब हम लोग पढ़ना सीख जाते हैं, सस्वर वाचन में पारंगतता आ जाती है, तो हम फिर सस्वर वाचन का प्रयोग कम करके या बंद करके हम मौन वाचन प्रारंभ कर देते हैं। मौन वाचन में निपुणता का आना व्यक्ति के विचारों की प्रौढ़ता का द्योतक है और भाषाई दक्षता पर अधिकार का सूचक है। क्योंकि मौन वाचन करते समय हम जो भी लिखित सामग्री है उसका भाव भी ग्रहण करते जाते हैं। मौन वाचन में समय की भी बचत होती है। ग्रे रीस ने एक परीक्षण किया, उसमें उन्होंने उस परीक्षण में देखा कक्षा 6 के बालक 1 मिनट में सस्वर वाचन में 170 शब्द बोलते हैं। उन्होंने एक अपना परीक्षण किया, एक्सपेरिमेंट किया, कक्षा 6 के बच्चों को सस्वर वाचन करवाया और फिर मौन वाचन करवाया। तो उन्होंने ये देखा कि सस्वर वाचन में बालक 1 मिनट में 170 शब्द बोलते हैं और मौन वाचन में 1 ही मिनट में 210 शब्द बोलते हैं। तो इतना अधिक अंतर आता है। मौन वाचन में मितव्ययिता होने के कारण दैनिक जीवन में व्यक्ति इसी का अधिकाधिक प्रयोग करते हैं। अर्थात मौन वाचन में समय की बचत हो जाती है और कम समय में अधिक से अधिक पठन हो जाता है, जबकि सस्वर वाचन अधिकतर पाठशाला जीवन तक ही सीमित रहता है। कहने का अर्थ ये, सस्वर वाचन प्राथमिक स्तर तक ही ठीक रहता है। मौन वाचन द्वारा एक छात्र दूसरे छात्र के वाचन में बाधा उपस्थित नहीं करता। सामूहिक वाचन के लिए मौन वाचन सर्वोत्तम है। मौन वाचन के समय छात्र चिंतन भी करता चलता है, उसका ध्यान केंद्रित होता है, यह क्रिया सोद्देश्य होती है। सस्वर वाचन में छात्र का ध्यान उच्चारण पर अधिक रहता है, अतः कभी कभी वह बिना अर्थ समझे ही पढ़ता जाता है। कहने का अर्थ ये है कि जब सस्वर वाचन कोई बच्चा करता है तो ये जरूरी नहीं कि वो उसके भाव को भी, उसके अर्थ को भी ग्रहण कर रहा है, किंतु यदि मौन वाचन वो करेगा तो ये निश्चित हो जाता है कि वह उस वाचन का, उस भाषा का, उस रचना का भाव भी ग्रहण करते हुए चलता है।
मौन वाचन द्वारा स्वाध्याय की आदत पड़ती है, स्वाध्याय में रुचि उत्पन्न होती है और छात्र वाचन द्वारा आनंद प्राप्त करने का प्रयास करता है। आनंद प्राप्त करने के लिए पढ़ना प्रायः मौन रूप में होता है। प्रारंभिक कक्षाओं में सस्वर वाचन जितना लाभकारी है, उच्च कक्षाओं में उससे कहीं लाभप्रद मौन वाचन है। हम शीघ्रतापूर्वक बिना किसी को असुविधा दिए कम समय में किसी वस्तु का भाव ग्रहण मौन वाचन से ही कर सकते हैं। इसमें श्रम कम करना पड़ता है। भावों की गहरी पैठ के लिए गहन मनन एवं अध्ययन के लिए मौन वाचन का सहारा लेना पड़ता है। मौन वाचन में होठों में किसी प्रकार की ध्वनि नहीं निकलनी चाहिए। केवल मस्तिष्क और नेत्रों द्वारा ही संपूर्ण क्रिया हो जानी चाहिए। अब देखते हैं मौन वाचन किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से करना चाहिए। तो मौन वाचन में होठों में किसी प्रकार की ध्वनि नहीं निकलनी चाहिए। केवल मस्तिष्क और नेत्रों द्वारा ही संपूर्ण क्रिया की जानी चाहिए। कक्षा के मौन वाचन के अवसर पर अध्यापक को छात्रों के पठन का निरीक्षण करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि छात्र मौन पठन के स्थान पर फुसफुसा कर तो नहीं पढ़ रहे, पंक्तियों पर उंगलियां तो नहीं फेर रहे। ये भी बात ध्यान रखनी है कि जब शिक्षक को ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि जब वह बच्चों से मौन वाचन करवाए तो इस बात का ध्यान रखे कि बच्चों को मौन वाचन करते समय किसी भी प्रकार की कोई आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए और ना ही पाठ्य पुस्तक की किसी भी लाइन में कोई उंगली रखे। बस आँखों से ही देखते हुए उसको मौन वाचन करते जाना। मौन वाचन के भेद। मौन वाचन के दो भेद हैं, गंभीर वाचन और द्रुत वाचन। गंभीर वाचन का उद्देश्य होता है भाषा पर अधिकार करना, विषय वस्तु पर अधिकार करना, नवीन सूचना एकत्र करना, केंद्रीय भाव की खोज करना। देखिए, मौन वाचन में जो गंभीर वाचन होता है उसमें बच्चा या जो भी वाचन करता है वह भाषा को ढंग से समझता है। लिखित रचना को जो जिसका वाचन कर रहा है उस पर उसके भावों को वो ग्रहण करता है। तो इस प्रकार से उसमें क्या होता है, नवीन भाषा सीखता है, नवीन भाषा के शब्दों को सीखता है, विषय वस्तु जो भी दी गई उस पर अधिकार करता उसको सीखता है, केंद्रीय भाव जानने का प्रयास करता है कि ये किस विषय पर लिखा गया है। अब द्रुत वाचन में क्या होता है, द्रुत वाचन का संबंध विस्तृत अध्ययन से है। विस्तृत अध्ययन तब किया जाता है जब अधिक सामग्री को कम समय में पढ़ना होता है। द्रुत मौन वाचन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं: सीखी हुई भाषा का अभ्यास करना, साहित्य से परिचय प्राप्त करना, अवकाश का सदुपयोग करना, सूचना एकत्र करना, आनंद प्राप्त करना। गंभीर वाचन में पाठ्य वस्तु के प्रत्येक शब्द को पढ़ना व समझना आवश्यक होता है। तो देखिए, गंभीर वाचन आपने देखा और द्रुत वाचन देखा, दोनों में पर्याप्त अंतर है। गंभीर वाचन में क्या होता है, गंभीर वाचन में एक एक विषय वस्तु को, एक एक लाइन के भाव को समझना होता है, भाषा को समझना होता है। जबकि द्रुत वाचन का अर्थ ही है तेजी से पढ़ना, जल्दी जल्दी पढ़ना। तो मौन रहते हुए शीघ्र पढ़ने में कुछ न कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। किसी शब्द का हमें अर्थ नहीं आया तो भी हम पढ़ते हुए आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए दोनों में पर्याप्त अंतर है। तो बच्चों, ये था आज का आपका 8वां चैप्टर, जिसका नाम था पाठ्य वस्तु का मौन वाचन करते हुए उसमें निहित विचारों, भावों एवं तथ्यों को समझना। ये आज संपन्न हुआ। कल मिलते हैं एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नोट्स बनाते रहिए। नमस्कार।